अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और आज हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान की कुछ न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर, कुछ हो रहा है उसके ऊपर। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केसेस जो 12 से सामने आया है और उसके ऊपर फिर बातचीत चल रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक तैयारा जो है पीआईए का, उसको मलेशिया में रोका गया, ग्राउंड किया गया नॉन पेमेंट पे। जो लीज पे वो तैयारा लिया गया था उस पे ऑलरेडी केस चल रहा था और उस चलते हुए केस के दौरान उस तैयारे को, उस प्लेन को बाहर भेजने की क्या जरूरत थी। और इस तरह की बहुत सारी जो अपडेट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं अनीस फारूकी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन जी किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको सर, सलाम, नमस्ते। वैसे तो नमस्ते कहने पे भी बहुत पाबंदी लग रही है, लेकिन आपने लेकिन ये सारे काम शुरू किए हैं, बस क्या करें। नहीं सर, उसमें क्या हर्ज है? अगर हम नमस्कार भी करते हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। जिन लोगों को है उनको हुआ करे सर, उनकी आदत होती है। सर हम वैसे सबसे पहले सर हम बात तो करना चाह रहे थे फॉरेन फंडिंग की, लेकिन आपको पता है कि अभी जो प्लेन ग्राउंड किया गया उसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि पहले पायलट हमारे जो है वो फेक निकले, उनकी डिग्रीज फेक निकली, और अब ये लीज पे लिया गया जो जहाज है उसकी पेमेंट नहीं की गई। 2020 में उसकी पेमेंट ड्यू थी। जी जी। असल में तो ये एक नाअहली है अहलकारों की, जो इस महकमे को चलाते हैं, जो इदारे के जिम्मेदारान होते हैं और जो सरबराहान होते हैं। और वो सरबराहान चूँकि ना तजर्बेकार होते हैं, तो इस वजह से होता क्या है कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं। और वो सिर्फ एक ही गोल लेकर आते हैं कि जिन जिन लोगों ने उनको उस नौकरी पे लगाया है, वो उस नौकरी को पक्का करने के लिए और उनको खुश करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा कर सकते हैं वो करें। तो उन्होंने, मेरा ख़्याल है कि जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने प्रॉफ़िट दिखाने के चक्कर में, शाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, मालिक को खुश करने के लिए अपने सारे जो है वो सारी एफिशिएंसी तो दिखा दी, लेकिन जो एक्चुअल उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी उस पे वो काम नहीं कर पाए। और उन्हें इल्म ही नहीं था कि उनकी नाक के नीचे कितनी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं, कितने ड्यूज़ हैं जो कि पे करने हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या ड्यू डेट्स आ रही हैं, अक़सात जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उनको पे करने की। तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है इस पूरे तैयारा कॉन्फिस्केशन का, जो आपने एक हतक आमेज़, एक डिसग्रेस फॉर द नेशन देखा आपने, कि किसी भी मुल्क का नेशनल कैरियर, फ्लैग बैरियर जिसे हम कहते हैं, यानी कि परचम अलम बरदार एयरलाइन जिसे हम कहते हैं, उसको एक और मुस्लिम उम्मा के ही आपकी एक मुल्क मलेशिया के कुआलालंपुर में एक कंपनी ने ना सिर्फ ये कि ज़ब्त कर लिया, फ्रीज़ कर लिया, बल्कि मुसाफिरों और एयर क्रू को भी परेशानी का सामना करना पड़ा जिनका कोई कसूर नहीं था। तो अब ये नाअहली बिल्कुल हाई लेवल से शुरू होती है, कप्तान की सतह से, और आती है बिल्कुल निचली सतह पर। पीआईए, जो आपको मालूम है पहले ही एक ज़बू हाली का शिकार था। तो एक तो इसका पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये होता है कि आपने जो एक तरह की, मैं कहता हूँ कि नेग्लिजेंस है, वो की है कि एक तो आपने तैयारे लिए हुए लीज पर, फिर आप उनकी पेमेंटें नहीं कर रहे हैं, वो $14 मिलियन, फिर आप वो $14 मिलियन प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, और फिर आप वही तैयारे उन्हीं ममालिक पे भेज रहे हैं जहाँ जुरिस्डिक्शन है कि वो उसको फ्रीज कर सकें। तो ये सोच कहानी है पूरी। अब उसकी तरह तरह के जोक्स बन रहे हैं, उसकी बातें लोग आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया, ट्विटर पे हो रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और ढिठाई की हद ये है कि अभी तक इसको हमने मसला ही नहीं समझा, और तैयारे ज़मीन पे आ गए हैं, तारे ज़मीन पे आने के बजाय, और लोग अभी तक इनको मसला ही नहीं समझ रहे हैं आरज़ू। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। जैसे इनको कुछ दिन पहले ब्लैकआउट हुआ था और उसका भी इनके मिनिस्टर्स को पता नहीं लग रहा था कि क्या हो गया, और आज तक उनको ठीक वजह आज भी नहीं पता है। जी। तो ये किस किस्म के लोग हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं लगता कि इनके मुल्क में क्या हो रहा है। और कुछ दिन पहले आप खुद जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जी मैं तो बगैर तैयारी के आ गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि बिल्कुल। हुकूमत कैसे चलाते, जबकि 5 साल वो केपीके में गवर्नमेंट चलाते रहे। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, ये सब वो उसी कैफियत से गुजर रहे हैं। और हर कोई अपना अपना खुद जहाज बन के घूम रहा है।
कुछ लोग शाम को जहाज बनते हैं, कुछ सुबह बनते हैं, कुछ दोपहर को बनते हैं, और कुछ समझते हैं कि अवाम भी जहाज बने हुए। ऐसी बात नहीं है। ना सिर्फ अवाम होशमंद हैं, बाखबर हैं, आगाही रखते हैं, बल्कि लिखने वाले, बोलने वाले, लिखारी भी इसमें अपनी नज़र रखते हैं। और कोई यहाँ पे अंधे, गूंगे, बहरों का मुल्क नहीं है ये बाशऊर लोगों का, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिन्होंने आज पाकिस्तान को 1947 से 2021 तक लेकर आए हैं। ये पाकिस्तान की अवाम लेकर आए हैं। अगर इनके बस में होता तो ये सब के सब जहाज बन के उड़ रहे होते, या दूसरों के जहाज़ों में बैठ के जो है वो पनाहें ले रहे होते दूसरे ममालिक में, या फिर अमेरिका के जहाज़ आते, कभी एबटाबाद में, कभी पिंडी में, कभी अपने लोगों को उठा के ले जाते। कोई उसामा बिन लादेन को ले गया तो कल को कोई हाफिज सईद को ले जाएगा। ये वो लोग हैं, ये बेहोश लोग हैं, बेखबर लोग हैं, अपनी ही दुनिया में जीते हैं। तौसीफ बाहमी जिसे कहते हैं कि शाह की कसीदा सराई में लगे हुए हैं। जो ज़्यादा अच्छी बात कर लेगा उसको ये आगे बढ़ा देंगे, जो ज़्यादा बुरी बात करेगा या तल्ख बात करने लगेगा, फवाद चौधरी जैसे लोग उनको पीछे कर देंगे, शेख रशीद जैसे को आगे कर देंगे। ये चल रहा है सिलसिला। तो इसमें हम किसको कसूरवार ठहराएं, ये तो मेरे ख्याल में अवाम को समझ में आ रही होगी अब बात। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर अवाम कर क्या सकती है सिवाय इनको बर्दाश्त करने के। सर कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के बाद या 14 दिन के बाद फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, और फरवरी में है FATF। कहाँ आप समझते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान? निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा? हाफिज सईद को तो बंद कर दिया है इन्होंने, लेकिन क्या वो ये बात इनके किसी तरीके से फेवर में जाती है? देखिए, FATF के अभी 3-4 पॉइंट पेंडिंग हैं और बड़े अहम पॉइंट्स हैं। तो इसकी वजह से और ये टाइम रह गया है इनके पास, सिर्फ समझ लें कि 20-25 दिन का टाइम रह गया है, और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ये इसी में खुश हैं कि जब लास्ट टाइम FATF ने इनको ये कहा था कि वेल डन, आपने जो हमने आपको इतने सारे पॉइंट दिए थे उसमें से आपने अचीव किया है, प्रोग्रेस दिखाई है। ये इसी तरह से है कि जब एक बच्चा अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आता है तो टीचर ने उसमें लिखा होता है कि यस ही इज इम्प्रूविंग, ही हैज शोन इम्प्रूवमेंट इन दिस। लेकिन ये जो शोन इम्प्रूवमेंट वाला मामला है, ये कोई पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव होता है कि ये फेल हो रहा था, ये फ्लॉप हो रहा था बच्चा, इसने चलो थोड़ी सी हिम्मत की है, ये बेहतर होना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी पास होने के लायक नहीं है, पास होने जोगा नहीं है। और यही सूरत हाल उस वक्त उस लेटर की थी, और आज भी वो उसी लेटर पे लेके जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। मेरा कहना ये है कि बज़ाहिर जो शराइत हैं FATF की, वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही मुझे। तो बेसिकली ये तो सिंपल, और इस बार बड़ी कड़ी शराइत हैं, और उसके बाद वो उसका कड़ा नतीजा भी मिलेगा। तो हो सकता है जो हिस्टोरिकली होता आया है कि इनको मज़ीद वक़्त मिले, कि ठीक है भाई, अभी आपके पास टाइम कम था, हम आपको थोड़ा-सा वक़्त और देते हैं, ये 2-4-5 चीज़ें रह गई, इनको भी पूरा कर लें। लेकिन वो पूरा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको सिर्फ़ दिखावे के तौर पे नहीं करना, उसको साबित भी करना है। तो और ये साबित करना कि हाफ़िज़ सईद जैसे लोग और नॉन लोग जो हैं, इनको इन्होंने गिरफ्तार करके, इनके एसेट्स फ्रीज़ करके, और जो मनी ट्रांसफ़र, मनी लॉन्ड्रिंग के जो प्रूफ हैं और जो अकाउंट्स को करना है, फ्रीज करना है, वो सारा कर दिया। ये बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे-अच्छे ड्रामे, गाने बनाने वाली कंपनियां जो हैं, वो ऐसे कुछ ना कुछ कर सकती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो सर अभी आजकल दोबारा से एक दफा फिर फॉरेन फंडिंग केस का जिक्र फिक्र शुरू हो गया है, और उसमें जो लेकर उस केस को आए थे अकबर बाबर उनका नाम है, तो वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं दोबारा से, और अकबर एस बाबर, सॉरी उनका नाम, तो वो दोबारा से बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक इसमें इनके फंसने के चांसेस हैं? इसमें इनके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये शोर जो है रेहाम खान एक अरसे से मचाया हुआ है। डोंट फॉरगेट कि ये केस और इस केस की जितनी भी तफसीलात ना सिर्फ उनकी किताब में दस्तयाब हैं, बल्कि वो इस पे एक्टिवली इस केस के साथ मुंसलिक रही हैं। तो और उनसे मेरी अभी आपके शो से पहले ही थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी, और उन्होंने मुझे बताया कि ये कहाँ तक मामलात हैं, और बहुत अंदर की बातें हैं जो अभी वो खुद ही डिस्क्लोज करेंगी, और वो ये उनको बिल्कुल इनकी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। फॉरेन फंडिंग बेसिकली एक ऐसा इनके लिए गड़ा है कि जिसमें जब ये गिरेंगे तो ये बच नहीं पाएंगे। आप पाकिस्तान में होने वाली अब तक की सारी करप्शंस को भूल जाएंगी, और इसलिए भूल जाएंगी
कि जिस तरह से ये लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मोदी का यार है, ये इसराइल का यार है, ये अमेरिका का यार है, और ख़ुद इनकी जब अपनी यारियाँ, दोस्तियाँ, चाहतें, मोहब्बतें सामने आएँगी, तो ये सर से पाँव तक जो है वो चुम्मियाँ लेने के लिए वाले जजों के भी जो है ना पाँव भी पड़ जाएँगे तो वो इनको नहीं बचा सकेंगे। नैब भी इनको नहीं बचा सकेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इसको इन्होंने 2015 से लेकर आज तक डिले किया है, लेकिन आप देख रही हैं कि इसमें तेज़ी आना शुरू हो गई है और ये तेज़ी किसी मंतकी अंजाम तक ही जाकर अब ख़त्म होगी, क्योंकि हो ये रहा है कि जो खेल ये खेलना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये गिमिक्स में घुमा रहे हैं, टेक्निकैलिटीज़ की पेचीदगियाँ, कानूनी दुश्वारियाँ ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंट ने पाकिस्तानी नज़ाद ओवरसीज़ अमेरिकन ने जो है वो ये पैसे इनको भेजे थे। किसी शख्स ने, याद रखिएगा, ये आज नहीं तो कल ये बात कोर्ट में साबित होगी, किसी शख्स ने अपनी ज़ाती हैसियत में एक पैसा फॉरेन फंडिंग में नहीं भेजा। तो अगर ये साबित हो जाता है तो इमरान खान तो बेकसूर हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लियरली कह चुका है उसके क़वाइद में, जो 2017 का उसका रूल है, इलेक्शन कमीशन का क्लॉज नंबर 204, क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जब अपने गोशवारे जमा कराती है इलेक्शन से कबल, उनको ये उसमें लिख के देना होता है कि इन्होंने किसी से बाहर से पैसे नहीं लिए हैं और इसमें कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं है। और वो दस्तखत किसके होते हैं? वो दस्तखत होते हैं सरबराह पार्टी के, चेयरमैन साहब हों, सदर हों, बानी हों, जो भी हों। और वो ज़िम्मेदारी किसकी होती है? अहली और नाअहली की वो प्रेसिडेंट की ऑफ द पार्टी होती है, यानी कि इमरान खान अगर इस पार्टी के सरबराह हैं तो उनकी होगी। और ये कहना कि हमने किसी शख्स से पैसे लिए हैं और वो पीटीआई का बड़ा डाई हार्ड डिवोट वर्कर था, उससे पैसे लिए हैं और उसने मोहब्बत में आके दिए हैं पैसे, ये ऐसा पेपर्स में नहीं दिख रहा। पेपर्स में ये दिख रहा है कि अमेरिकन सॉइल पे रजिस्टर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेशन ने ये फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं इनके नाम, पार्टी के नाम। अब मैं यहाँ कनाडा में रहता हूँ, मेरी 3 कंपनियाँ हैं और मैं उसका सोल प्रोप्राइटर हूँ, यानी कि मैं उसका मालिक हूँ और मेरे पास ड्यूल नेशनैलिटी भी है पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान में अगर एमक्यूएम को पैसे भेजना चाहूँ या नवाज़ शरीफ को पैसे भेजना चाहूँ, तो मुझे भेजने के लिए अपनी इनकॉर्पोरेशन के जो बिज़नेस अकाउंट है, उसमें से भेजने होंगे, ना कि मेरा जो अपना चेकिंग अकाउंट है, उससे भेजूँगा मैं। उससे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ₹5 भेज दूँगा या ₹200 भेज दूँगा। लेकिन अगर मुझे 1 अरब भेजने होंगे तो मैं अपनी इनकॉर्पोरेशन से भेजूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसका टैक्स जो बेनिफिट है वो भी लेना है और उसको शो भी करना है यहाँ की रेवेन्यू एजेंसीज़ को। और यही सूरत-ए-हाल वहाँ अमेरिका में भी हुई इस कंपनी के साथ कि उन्होंने बाकायदा एक इनकॉर्पोरेशन जो भी उनका जस्टिस डिपार्टमेंट के तहत जो भी कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, वो रजिस्टर्ड हुई, उसका अपना बिज़नेस अकाउंट बना, उस बिज़नेस अकाउंट से पैसे गए। अब ये घुमा रहे हैं अवाम को सिर्फ़ कि वो पाकिस्तानी एजेंट था। पाकिस्तानी एजेंट बिला शक था वो, इसमें कोई शक थोड़ी है कि वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, कोई जॉन रैम्बो या टॉम क्रूज़ थोड़ी था, वो पाकिस्तानी शख्स था। उसने ही पैसे आपको ट्रांसफ़र करवाने में सारी मदद की है, उसके साइन भी हो सकते हैं उस पे हों। लेकिन वो जो चेक या जो भी ट्रांसफ़र हुआ है, जो ट्रांज़िट हुई है, वो बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन से थ्रू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट हुई है और वो बैंक अकाउंट एक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट है, पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है। ये चीज़ जब साबित हो जाएगी तो ये वहीं पे नाअहल हो जाएँगे, लेकिन अभी ये घुमा रहे हैं बातों को अवाम तक पहुँचने नहीं दे रहे सही तरीके से। और जब ये इनको कोर्ट्स, ज़ाहिर है अभी कोर्ट्स की हमदर्दियाँ इनके साथ हैं, इनके अल्हम्दुलिल्लाह इनके सर पे अब्बू का हाथ का साया है, तो वो उन सबको बचाया हुआ है। लेकिन कब तक बिल्ली की माँ खैर मनाएगी? देखते हैं इसको आरज़ू, ये बहुत जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, ये मैं आपको अपने दावे से कह रहा हूँ। लेकिन अब्बू तो कुछ नाराज लग रहे हैं क्योंकि इनसे कोई चीज भी हैंडल नहीं हो रही, महंगाई भी बहुत ज्यादा है। आज भी इन्होंने पेट्रोल प्राइस बढ़ाई है और तब भी ये क्रेडिट ले रहे हैं कि जी इससे भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन हमने सिर्फ इतनी सी की है। चीनी यहाँ पे इन्होंने बाकायदा ट्वीट की थी कि जी चीनी की कीमत जो इन्होंने बताई थी उससे कहीं ज्यादा चीनी की कीमत पे चीनी जो है वो फरोख्त हो रही है। और इसी तरह की कई चीजें ऐसी हैं जो कि अब्बू के भी फेवर में नहीं जाती, आप जानते हैं। तो वो तो इनसे मुझे नाराज लग रहे हैं, वो तो लग रहा है इनसे खफा है। नहीं, जाती भी नहीं है और वो खफा नहीं, वो परेशान है कि ये असी की कर देता है। हम किसको ला के बिठा लिया हम लोगों ने, वो परेशान है सिर्फ़। और दूसरी बात ये कि ये वो हड्डी है जो ना उगली जाए ना निगली जाए। अब वो फँस गई है गले में।
और क्योंकि इन्होंने 1992 के हीरो शहजादा कप्तान लेकर आए थे इस उम्मीद पे कि उनकी एक आवाज़ पे बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजेंगे, हम वो मुँह पे दे मारेंगे आईएमएफ के और एफएटीएफ को और ये और वो सब कुछ कर देंगे। लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। यहाँ पे शुरू-शुरू में जब तब्दीली आई, एक जज़्बा पैदा हुआ और यकीनी तौर पे वो अवाम दुरुस्त है अपनी जगह पे क्योंकि उनकी उम्मीद बन गई थी कप्तान से। लेकिन कप्तान में सलाहियत नहीं थी। वो क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप भी 11-10 मज़ीद खिलाड़ियों की मदद से जीत कर लाए थे। अकेले तने-तन्हा कोई ये टेनिस का मैच नहीं था कि वो उन्होंने अपने टेनिस कोर्ट पे अकेले जीत लिया हो। ये क्रिकेट की फ़ील्ड थी। इस पे 11 खिलाड़ी खड़े होते हैं और वो उसमें बैट्समैन होते हैं, स्पिनर होते हैं, फास्ट बॉलर होते हैं, तब जाकर वो वर्ल्ड कप इंसान जीतता है। कोई कैच पकड़ता है, कोई विकेट गिराता है, कोई भागता है। तो उसको हीरो क्यों बनाया है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इमरान खान से कहीं अच्छा विराट कोहली, सुनील गावस्कर और दीगर सरफराज हमारा अपना खुद अच्छा कप्तान रहा है। यूनुस खान की मिसालें हैं, हम उनको हीरो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जिसको हम चाहें हीरो बना दें, जिसको हम चाहे ज़ीरो बना दें, जिसको चाहे मुहब्बे वतन बना दें, जिसको चाहे गद्दार बना दें, ये नैरेटिव जो है, ये फ़ॉल्स नैरेटिव जो है, जो हम लेके बनाते हैं और लोगों को खुदा पे चढ़ाते हैं, ये चीज़ जो अबू को है वो परेशान कर रही है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो मिसकैलकुलेशन हो गई। एक मिसगाइडेड मिसाइल लॉन्च कर दिया और वो जो है उनके ऊपर उल्टा आके गिर रहा है। वो रोज़ जो है वो लॉन्च करते हैं, वो रोज़ उल्टा आके जीएचक्यू पे गिर जाता है। वो एक नया बम गिरा देता है, कभी पेट्रोल बम गिराता है, कभी वो फॉरेन फंडिंग का बम गिराता है, कभी वो तैयारे का बम गिरा देता है। कुछ नहीं मिलता तो फिर वो अपने जो पीरनियों और के मसाइल हैं, जिन्नात के मसाइल हैं, वो गिरा देते हैं। एक अजीब जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान का एक मज़हक़ा ख़ेज़ सूरत-ए-हाल बना के रख दी है इमरान खान ने और ना सिर्फ़ ये कि अवाम के लिए बल्कि फ़ौज और उनके जो हमारे कर्ता-धर्ता हैं, उनके लिए भी परेशानी का बाइस तो है ना, तो अब्बू भी परेशान तो होंगे लेकिन नाख़ल्फ़ है, नालायक है तो औलाद, अब उसका क्या कर सकते हैं? आग कर दें, क्या करें? आप बताएँ? देखिए सर, बीच में हजारा में भी जो कुछ हुआ और ये वहां पे नहीं गए, वो लोग बुलाते रहे, उसके ऊपर भी काफी उंगलियां उठी इन पे कि ये टाइम पे नहीं पहुंचे और इन्होंने जिद पकड़ ली, बल्कि ये तक कहा कि जी वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेलर तक का खिताब दे दिया। स्टील मिल का हाल आपको पता है, पीआईए का हाल आपको पता है, तो सर इसी तरह पीटीवी को भी इन्होंने अपने वही जो पहले नवाज शरीफ साहब के लिए कहा जाता था कि वो अपने हर रिश्तेदार हर 200 कहीं लगा देते हैं, तो वही हुआ कि नईम बुखारी साहब को जो है वो चेयरमैन पीटीवी लगाया गया और अब अदालत ने उनको काम करने से रोक दिया। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, नईम बुखारी को या शेख रशीद को या जिसको इन्होंने नवाज़ना है, इन्होंने लगाना है, ठीक है? अब वो एक पोस्ट ऐसी बची थी जहाँ पे कोई फ़ौजी नहीं लगा था अफ़सर, तो उन्होंने एक सिविलियन को लगाने की कोशिश की नईम बुखारी को। नईम बुखारी हेल हैं या नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, क्या वो इसी तरह से हैंड पिक होकर उनको तबाह व बर्बाद करने के लिए मनपसंद अफ़राद को वहाँ भेजा जाएगा? और फिर वो आएँगे, वो अपने लोगों को अब उन्होंने आते ही एक तजर्बेकार, एक्सपीरियंस लोगों को, प्रोड्यूसर्स को इधर-उधर करना शुरू किया। कुछ लोगों ने गैरत में आके खुद ही नौकरी छोड़ दी। अ, इदारे जो है वो लोगों को निकालने से नहीं, उसकी इस्लाह से उसकी री-एजुकेशन, री-कोचिंग से बेहतर होते हैं। उसको आप रिविज़िट कर सकते हैं चीज़ों को। आते ही तोड़-फोड़ से जो है वो अगर अपनी बुनियादें खोखला करना शुरू कर देंगे इदारों की, तो वो कामयाब नहीं होता किसी भी बिज़नेस मॉड्यूल में ये सक्सेसफुल नहीं होता। हमारे यहाँ आपने डिफेंस जैसी मिनिस्ट्री अगर शेख रशीद को दे रखी है, तो पीटीवी तो फिर वो किसी को भी दे दें, मुझे इस पे एतराज़ नहीं है। वो जिसको दिल चाहे दे दें, अबरारुल हक को दे दें कल को, तो दैट इज़ फाइन बिकॉज़ दिस इज़ हमारे जो फ्लैग बेरियर इदारे, नेशनल कैरियर जिसे हम कहते हैं, पीआईए हो गया, पाकिस्तान टेलीविज़न हो गया, ये सारे इदारे जो हैं वो बिल्कुल इमरान खान की तरह ही चल रहे हैं, जैसा सरबराह वैसे इदारों के चेयरमैन। लेकिन सर पहले जब ये अपोजिशन में थे तो इन्होंने कहा था, इमरान खान साहब के रिकॉर्ड पर है कि अगर हमें हुकूमत मिली तो हम पीटीवी पे अपोजिशन को भी दिखाया करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया करेंगे। लेकिन जब नईम बुखारी साहब ने उस आज मतलब कुछ दिन पहले जब ये ड्यूटी उनको दी गई थी पीटीवी की, तो उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नहीं, अपोजिशन को हम बिल्कुल कोई टाइम नहीं देंगे, ये सरकारी टीवी है और सिर्फ सरकार की बात होगी।
देखिए ये तो इनके वादों की अगर आप बात करेंगी तो वो तो यू टर्न की एक तवील फ़हरिस्त है। लेकिन अगर हम पीटीवी को एक लम्हे को भूल भी जाएँ और निजी टेलीविज़न्स को देख लें थोड़ी देर के लिए, जिस तरह से उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलाया जा रहा है, जिस तरह से केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए मीडिया को कंट्रोल किया गया है, जिस तरह से एडिटोरियल बोर्ड्स में बावर्दी अफ़राद को बिठाकर कंट्रोल किया जा रहा है। जिस तरह से तेज़ी से एंकर्स अपनी टीवी की जॉब्स छोड़कर प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं। अब हम कैसे उम्मीद रखें कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न जैसे सरकारी इदारे में जो कि हुकूमती इदारा है, जो हुकूमत का लाउड स्पीकर है, वो उसमें अपोज़िशन को जगह दे देंगे। वहाँ कैसे दे देंगे? इनकी जो है वो जो सियासी सूझबूझ है वो इस डेमोक्रेटिक लेवल की नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि हाँ, ये दे देंगे। सो मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ये लोगों के अकाउंट्स बंद कराने के माहिर हैं। ये अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के ट्विटर और सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद कराने के लिए इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं। और यही सूरत-ए-हाल हर उस टायरेंट और बादशाहत में होती है, जैसा कि आपने सऊदी अरब में देखा कि बाकायदा उन्होंने जो डिसिडेंट लोग हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी की, बाकायदा इदारे बनाए। 88,000 ट्विटर अकाउंट सिर्फ़ सऊदी अरेबिया के बंद हुए। इसी तरह से 30 टू 35,000 पाकिस्तान में जो कि पिंडी में चल रहे थे, वहाँ बंद हुए हैं। इसी तरह इंडिया में भी, दिल्ली में भी कुछ अकाउंट्स बंद हुए हैं। ये जो फ़ेक नैरेटिव, फ़ेक न्यूज़ का जो ये एक चक्कर है, इसको यकीनी तौर पे इसलिए बंद होना ज़रूरी है कि ये हमारी हक़ बात को जो है नेगेट करते हैं। ये हमारे खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं। ये आपके खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं और वो ट्रेंड कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्होंने सैकड़ों लोगों को भर्ती करके बिठाया होता है और वो जो है वो उसको हैशटैग को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये इज़हार आज़ादी और मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सूरत-ए-हाल है इस मुल्क में और हर उस मुल्क में जो कि एक बनाना रिपब्लिक है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, एक टायरेंट वहाँ पे हुक्मरानी है, सल्तनत है, बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है। तो अब आप ये देख लीजिए कि हम किस हद तक जमहूरी हुए हैं या अभी तक हम बच्चा जमूरा हैं, दिस इज़ येट टू बी डिसाइडेड। बिल्कुल ठीक। और सर जो आपने बात की कि एंकर्स जो हैं वो टीवी चैनल्स छोड़ के यूट्यूब पर आए, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा रोका गया कि ये बात नहीं करनी, इस मिनिस्टर को नहीं कहना, उस मिनिस्टर को नहीं कहना, बल्कि वो हेडर वगैरह हटा दिए गए कि जी फयाजुल हसन चौहान को कुछ ना कहें, फैसल वावडा के लिए बारे में शो क्यों कर दिया। तो जब बोलने की ही आज़ादी नहीं है तो एक वो पपेट जैसे जो रह गए हैं, जो बर्दाश्त करते हैं कि ठीक है, एक डिक्टेशन लेके शो करने वाले एंकर्स वही रह गए हैं। तो जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत पहले भी कंट्रोल किया जाता था, लेकिन इस हद तक नहीं। इमरान खान साहब तो खुद सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए पावर में आए हैं। आपको मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने मीडिया को इस्तेमाल किया और कहाँ से उन्होंने शुरू किया, और सारी जो यूथ थी और जितनी जनरेशन थी उसको कह के ये मीडिया के ज़रिए ही प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अब इन्हें वो सोशल मीडिया भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई कुछ लिख दे, उसके तरह-तरह की बातें होती हैं, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे कोई मेरी जैसी आम सी छोटी-सी जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो। तो वो एक फीमेल्स के ऊपर भी कैरेक्टर असैसिनेशंस चल रही होती है, मेल्स के ऊपर भी इस तरह से चल रहा होता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। बाद में पढ़ के हँसी भी आती है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ट्रेंड सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीआई ने ही स्टार्ट किया है या पहले भी था? नहीं, ये तो ये ट्रोलिंग का जो निज़ाम है, ये जो कल्चर है, जो गाली ब्रिगेड है, ये तो इससे पहले नहीं था। हमने देखा कि आपको शायद याद हो एक पटवारी की एक टर्म यूज़ हुआ करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नवाज़ शरीफ के जो पीएमएलएन के जो फॉलोअर्स थे, उनको कहा जाता था। वो भी इसलिए कहा जाता था कि वो अपनी एक मख़सूस अंदाज़ में बातचीत करते थे, लेकिन वो किसी को अटैक नहीं करते थे, वो अपना ही नैरेटिव पेश करते थे। और वो उसमें कहीं न कहीं कोई झोल रह जाता था, तो उसको हम वो निज़ाम का हिस्सा दे देते थे। इससे क़ब्ल ये ट्रोल फैक्ट्री, गाली ब्रिगेड और ये बदतहज़ीबी जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूथिया जिसे लॉजिक टर्म में कहा जाता है, उसमें ये दिखाई दी गई और इसका हमने एक छोटा-सा मंज़र वहाँ अमेरिका में भी देखा जब डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर्स ने ये काम किया और यही काम यहाँ पे पाकिस्तान में जब से इमरान की हुकूमत आई है, ये कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा एक तहज़ीब के दायरे में गुफ्तगू होती थी, टेलीविज़न पे
चीखो पुकार शाउटिंग मैच होता था, लेकिन एक दूसरे की बात सुनने का हौसला भी था और बात करने की इजाज़त भी थी। यहाँ पर आके आपसे आपके होंठ सी दिए गए हैं, आपको जॉब से निकलवाया गया है, निकाल दिया गया है या खुद छोड़ दिए गए हैं और आप लोगों को इसके बावजूद नहीं छोड़ा गया कि अपनी निजी हैसियत में अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने व्लॉग के ज़रिए जब आप बात करते हैं, उसको भी नेगेट करने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की जाती है। पूरा-पूरा प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, कभी प्यार से गुड कॉप, बैड कॉप करके, कभी कहीं मैसेज दिलवा के, कभी धमकी दिलवा कर और कहा जाता है कि ये सिलसिला रोका जाए, बंद किया जाए। लेकिन सच को कभी छुपा कर हकीकत नहीं छुपती। क्यों ना आप ऐसा करें कि आप अच्छे काम करना शुरू कर दें। आप खुद ही कोई बेहतरी कर दें, छोटी-मोटी गलतियों को हम भी नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर ब्लंडर करेंगे कि आपके तैयारे दुनिया में सीज़ हो रहे हों, आपका यूके का जो है वो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज़ हो रहा हो, आपके मैं क्या-क्या मिसालें दूँ जहाँ पे आपने पाकिस्तान की बदनामी आपने नहीं करवाई हो, तो आप दूसरों से हम क्या तवक्को रखें? मतलब अगर आपको कोई मिसाल दिखा दे मुझे ज़रदारी दौर की, कोई मिसाल दिखा दे नवाज़ शरीफ दौर की, कोई मिसाल नहीं मिलेगी आपको। ना सिर्फ़ ये कि दुनिया में कहीं बदनामी नहीं हुई, उसके अलावा ये कि जो सोशल मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी कभी इस तरह की ज़र्ब नहीं लगाएगी जैसे अब लगाई जा रही है। So this only happens in an undeclared or declared martial law और जिसे कहते हैं कि एक डिक्टेटर रेजीम में ऐसा होता है या किसी अफ्रीका की एक बनाना रिपब्लिक में इस तरह के मामलात होते हैं कि किसी को इजाज़त नहीं है कि बादशाह सलामत के खिलाफ कोई लफ्ज़ बोल सके, बल्कि कोई उनके हक में भी लिखने से पहले वो दिखाना पड़ता है कि लिखा क्या है। यही सूरत हाल आज हमारे यहाँ है, तो अगर अवाम इसका मवाजना करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हम पीछे की तरफ धकेल दिए गए हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड हम बहुत पीछे चले गए हैं। आरज़ू आप यकीन करें कि इस कौम को वापस इस गड्ढे से निकलने में बहुत वक़्त लगेगा। बिल्कुल। और सर अभी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर उनके कैबिनेट के लोगों ने उनकी बात ना सुनी, उसको फॉलो ना किया या उनके जो डिसीजंस है उसको ना उन्होंने ऑन किया, तो वो फिर खुद डिसाइड करेंगे कि कैबिनेट में किसको रहना है और किसको नहीं रहना है। इस बात पे एक मैं देख रही थी शो, उसमें हसन निसार साहब थे और वो कह रहे थे कि ये क्या बात हुई, इससे पहले कौन डिसाइड करता है कि कैबिनेट में किसको रहना है किसको नहीं रहना है। तो कह रहे थे ये एक्स्ट्रा लाइन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कही। तो आपके ख्याल से ये एक्स्ट्रा लाइन कही या उन्होंने सच बात कही है कि वाकई में कौन रहेगा प्राइम मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर, कौन नहीं रहेगा, कैबिनेट कोई और डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं डिसाइड करते? इमरान के दौर में तो इमरान खुद डिसाइड नहीं करते हैं, ये बात तो तय बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए शेख रशीद जैसे नाअहल शख्स को पाकिस्तान का दिफा और उसकी मिनिस्ट्री नहीं सौंपी जाती। ये पाकिस्तान के लोगों को सोचने का सवाल है। एक न्यूक्लियर स्टेट के की 22 करोड़ अवाम को ये सोचना होगा कि शेख रशीद का क्या तजर्बा है अदर दैन वो आपको शायद याद हो वो पुलिस का हर गाँव में एक छोटा मुखबिर हुआ करता था, खबरी जिसे कहते थे। वो इससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। उसको आपने पूरी कौम के 22 करोड़ लोगों का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, वज़ीर दिफा बना दिया। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि इतनी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री के लिए ये इस तरह के लोगों को मुंतखब करते हैं। तो इसी तरह वज़ारत ख़ज़ाना के लिए भी फिर ये कोई मुंतखब कर लें, कोई जमहूर दिफा और ख़ारजा के लिए भी कर लें। इमरान ने आज तक कोई भी डिसीज़न नहीं लिया है। आप देख रही हैं कि फैसल वावडा हो गए या शेख रशीद हो गए, इनके ताने-बाने मिलते कहाँ से हैं? ये कौन से गेट नंबर से रोज़ छुप के आते हैं, कोई न कोई सौगात लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं और वो फिर अवाम में इस तरह से बाँटते हैं जैसे ये कोई नजूमी हो। ये इनके पास जो है गैब का इल्म हो और ये बता देंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कब कौन गिरफ्तार होगा, किस तारीख को क्या होगा, इनको सब पता होता है। और शायद यही इनकी वो वाहिद स्किल है कि जिसकी बुनियाद पे इमरान खान ने इनको सेलेक्ट किया या इनकी जो रिकमेंडेशन फ़ौज से आई थी इसकी मंज़ूरी दी। और उनके मुँह से भी जैसा आपने कहा कि निकल गया कि इस बार शायद मैं सेलेक्ट कर लूँगा, बोल देते हैं, उनके अंदर की ख़्वाहिश है। वो चाहते ज़रूर हैं कि मैं भी कुछ करूँ, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ 2 ढाई साल से, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और ये नहीं कि मैं सिर्फ़ लॉन में बैठ के कुत्ते नहलाऊँ या फिर ये कि लोगों को बुलवा के उनकी फ़ातिहा अपने ही घर में पढ़वा लूँ। दिस इज़ द ट्रेजेडी एंड आयरनी
ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। इस पे एक पूरी किताब लिखनी पड़ेगी और उसको मैं लिखूंगा या रेहाम खान लिखेंगी या कोई और लिखेगा, या हो सकता है कि कल को पीरनी खुद लिख दें, बीबी जो हैं वो, कि भाई ये मेरे साथ मैंने ये देखा। तो लेकिन इट विल बी टू लेट बाय देन, पानी सर से गुजर चुका होगा। तो सर इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कैसी चल रही है आपके ख्याल से? शाह महमूद कुरैशी साहब तो हर एक से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, कभी टर्की से और कभी अजरबैजान से और कभी किसी से। तो कहाँ तक इनकी ये पॉलिसी जो फॉरेन ऑफिस जो है या मिनिस्ट्री जो है वो कहाँ तक कामयाब या नाकाम आपको नजर आती है? देखिए, इतनी कामयाब है कि जो बाइडन की रस्म में तो इन्हें बुलाया नहीं गया, जो उनकी इनाग्रल सेरेमनी होने जा रही है। ये इतनी कामयाब है कि इसमें इन्होंने जो अरब ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं, इस पे अपने खदशात का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तक नहीं कर पाए, जो कि नारे बुलंद करते हैं मुस्लिम उम्मा के। इनकी खारजा पॉलिसी इतनी कामयाब है कि इनकी नाक के नीचे से कश्मीर भी निकल गया और उफ़ तक ना हुई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये शाह महमूद कुरैशी हो गए या इमरान खान हो गए या बाजवा साहब हो गए या जनरल फैज़ हो गए, ये लोग कर क्या रहे हैं? ये इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ़ ये है कि बजट बनाएँ, एंटी इंडिया नैरेटिव को प्रमोट करके अपने फ़ायदे हासिल करें। जो दिफ़ा का बजट है उसमें इज़ाफ़ा करवाएँ, जो खुफ़िया नेटवर्किंग है उसको बढ़ाएँ, बाहर के ममालिक में जाकर डिसिडेंट वॉइसेस को ख़त्म करवाएँ, ख़ामोश कराएँ, करीमा बलोच को मरवा दें, ये करवा दें। ये सब इसी तरह के मामलात हैं, या इनकी प्रायोरिटी ये है कि मुल्क को 2021 या 2025 या 2030 का कोई एक विज़न दिया जाए कि जिसमें उसको हासिल करने की कोशिश की जाए। आपको नहीं, ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल लेके चलते हैं कि आज हमने जो है वो शेख रशीद को बनाना है। फिर एक शॉर्ट टर्म गोल आएगा कि आज हमने इस तरह से करना है कि इमरान खान अच्छे दिखें और इनकी कोई अच्छी बात। लॉन्ग टर्म कोई इनका विज़न नहीं है, लॉन्ग टर्म कोई गोल नहीं है, अवाम को कोई ये रिलीफ दे नहीं पा रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने का इनका फ़ॉर्मूला सिंपल सा है कि बोलो कि ₹10 पेट्रोल बढ़ा रहे थे, हमने एहसान किया इस कौम पे, ₹2 बढ़ा दिए। जबकि यही ₹1.30 जब नवाज़ शरीफ ने बढ़ाया था तो इन्होंने आसमान सर पे उठा लिया था। और मतलब ये सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूँ शायद ये जो पाकिस्तान का तैयारा ज़ब्त हुआ था उसके बाद कल को ये ना कहें कि ना सिर्फ़ ये कि इमरान खान के कहने पे उन्होंने छोड़ा, बल्कि तैयारी की टंकी भी फुल करवा के दी है उन्होंने अपने ही पैसों से। सो दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स। इमरान खान गवर्नमेंट को अगर 2 लफ्ज़ों में कहा जाए, कॉमेडी ऑफ एरर्स। बिल्कुल ठीक सर। लास्ट में नदीम अफजल चंद भी इनको छोड़ के चले गए, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया या रेजिग्नेशन करवाया गया है? नहीं, मेरे ख़्याल में उन्होंने किया है। मेरा तज्ज़िया ये कहता है, जितना मैं उनको जानता हूँ। हैं तो वो भी हमारे अपने ही कनाडा के ही हैं, आते-जाते रहते हैं। उन्होंने भी बगल में एक रखा हुआ है छोटा-मोटा निज़ाम बैकअप के तौर पे। लेकिन वो बाउसूल सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं क्योंकि इतने जिसे कहना चाहिए कि उरूज पे किसी चीज़ को छोड़ना, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बड़ी सियासी हिकमत अमली के अलावा एक एक इंसान की अपनी शख्सियत का काज़ भी होती है कि उसके अंदर अपनी कितनी एक सेल्फ एस्टीम है, वो कितना सियासी तौर पे बाशऊर है कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और मेरे ख़्याल में ये हज़ारा का जो वाक़या हुआ है, इससे वो ट्रिगर हुए हैं कि जब आप मुशीर हैं इमरान खान के, तो ज़ाहिर है आप उनको एडवाइस भी करते होंगे कि सर आपको जाना चाहिए, और आप हठधर्मी से कह रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा। तो वो बात समझ में हज़म नहीं होती है ना, तो बहुत से लोग तो जी हुज़ूर कर साइड से करके निकल जाते होंगे, लेकिन हर कोई नहीं होता, उनका अपना एक ज़मीर होता है। तो इस तरह के बाज़मीर लोग अभी दुनिया में हैं। ताहम ये ज़रूर है कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो पीपल्स पार्टी छोड़ के इस पार्टी में शामिल क्यों हुए थे। उसकी एक ही वजह नज़र आती है मुझे, या समझ में आती है, बल्कि मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप अपना भी राय दीजिएगा। लेकिन मेरी जो राय है वो ये है कि ये भी कहीं न कहीं किसी की छोटे गेट से, बैक डोर से आते-जाते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनको ये आया कि इमरान खान को मज़बूत लोगों की ज़रूरत है, तो आप भी आइए, कारवां में शामिल हुइए। लेकिन आई कुड बी रॉन्ग, सो प्लीज़ करेक्ट मी। आरज़ू, आप भी बताइएगा कि ये पीपल्स पार्टी अच्छी पार्टी, बड़ी पार्टी छोड़ के, अच्छा मुकाम छोड़ के, क्यों इमरान खान के इसमें शामिल होंगे? आपके आपके ख़्याल में क्या वजह है?
नहीं सर, बहुत से लोग आए हैं पीपल्स पार्टी से, सिर्फ ये अकेले नहीं आए, बहुत लोग आए हैं, कुछ लोग नून लीग से भी आए, दूसरी पार्टी से भी। शायद किसी को लग रहा होगा कि कुछ चेंज कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। और दूसरा, आपको जहांगीर तरीन साहब का तो पता ही है, वो कहाँ कहाँ से लोगों को लेकर आते हैं। तो हो सकता है कोई उस तरह का कोई काम हुआ हो, क्या कहा जा सकता है। इसलिए कि इन सब का जो दीन ईमान है वो तो पैसा ही होता है। और अगर कोई 5 करोड़ या 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करके इलेक्शन जीत के आता है, तो जाहिर है उसको वो पैसा वापस भी चाहिए होता है, और वो भी डबल। तो ये तो हमारे यहाँ आम सी बात है, कोई कोई खास बात नहीं। लोग यहाँ से वहां हर वक्त होते रहते हैं पार्टीज में। आपको पता है अभी इमरान खान की, जिस वक्त भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी, कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, यही सारे उड़ उड़ के, ये सारे कबूतर और तोते उड़ के दूसरी जगह बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, और उनको बुरा भला कह रहे होंगे कि इसने मुल्क डबो दिया। ये चीज जो इमरान खान साहब खुद करते रहे हैं, मेरा ख्याल है पलट के उनकी तरफ आएगी, और उसमें जैसे आप कहते हैं ज्यादा टाइम नहीं है। ज़्यादा टाइम भी नहीं है अभी है कि, लेकिन अब इनके इस पीटीआई छोड़ने के बाद जब ये वापस जाएंगे तो फिर बिलावल इनसे पूछेंगे जरूर कि चन्ना कितना गुजारी है रात में, तो उनको जवाब तो देना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से आपको पता है फिरदौस चाची का वाहन और कितने ही लोग हैं जो इधर से उधर हुए, और अब बेचारे कहीं के भी नहीं है, बार बार हटा दी जाती हैं, फिर आ जाती हैं। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू।